क्या रोना, ये कई लोगों की फिलॉसफी रहती है। वो बहुत कंफर्टेबल, सुरक्षित महसूस करते हैं कि उनके पास सोना है, क्योंकि अगर वक्त बेवक्त पैसे की ज़रूरत आ गई तो इससे आपको लोन मिल जाता है, यानी आप लोन अगेंस्ट गोल्ड ले सकते हैं, इसे बेच भी सकते हैं। लेकिन गोल्ड लोन जो है आपके दूसरे तरह के लोन से बहुत अलग होते हैं। पर्सनल लोन से अलग है, क्योंकि पर्सनल लोन में आप कोई कोलैटरल नहीं देते हैं। गोल्ड लोन में आप कोलैटरल देते हैं कि ये है गोल्ड और उसके एवज में आपको लोन मिल रहा है। अगर आप इसे कंपेयर करते हैं होम लोन से, तो उसका टिकट साइज होम लोन के मुकाबले बहुत छोटा होता है। ये शॉर्ट टर्म लोन भी कहा जाता है। लेकिन इस तरह का लोन यानी गोल्ड लोन आपको कब लेना चाहिए और किससे लेना चाहिए? क्योंकि बैंक है, एनबीएफसीज हैं, आपके आसपास के दुकानदार भी होंगे जो आपको ये लोन ऑफर कर रहे होंगे। और जब सोने की कीमतें फ्लक्चुएट होती हैं तो इसका असर आपकी लोन की वैल्यू पर कैसे पड़ता है? इन सवालों का जवाब देने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, फी ओनली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अमित कुकरेजा। थैंक यू सो मच अमित, आज आपने वक्त निकाला इस टॉपिक पर बात करने के लिए। इमरजेंसी सिचुएशन में अगर पैसों की अचानक ज़रूरत आ जाए तो लोग अपने गोल्ड को इस्तेमाल करते हैं, उससे लोन लेते हैं, उसकी ज्वेलरी के अगेंस्ट उन्हें लोन मिल जाता है। आप इसे कितना सही मानते हैं और कब करना चाहिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल? देखिए, इमरजेंसी लाइफ में कभी भी आ जाती है। उस वक्त पे एसेट्स ही एक ऐसी चीज होती हैं जो आपको लोन की एलिजिबिलिटी क्रिएट करके देते हैं। तो जब भी आपको कैश फ्लो क्राइसिस हो तो आप किसी भी एसेट को आप गिरवी रख के लोन ले सकते हैं। वो गोल्ड भी हो सकता है, वो घर भी हो सकता है, वो ऑफिस भी हो सकता है। हाँ, वो एसेट आपके नाम पे बिलोंग होना चाहिए। वो गाड़ी भी हो सकती है। तो कोई भी ऐसी चीज जिसकी कमर्शियल वैल्यू है, जिसके बदले में जिसको बेच के पैसा कमाया जा सकता है या पैसा लाया जा सकता है, उसकी अगेंस्ट आप लोन कभी भी ले सकते हैं। तो जब भी आपको कैश फ्लो क्राइसिस हो, आपके पास इनफ बैलेंस नहीं हो और आपको लगता है कि मुझे जो पैसे की जरूरत है वो कुछ ज्यादा है, मेरी कैपेसिटी के बियॉन्ड है, तो क्या मैं किसी चीज को बगैर बेचे सिर्फ शॉर्ट टर्म में किसी को दे के ब्याज पे क्या मैं उससे पैसे ले सकता हूँ? उस सिचुएशन में आप अपने एसेट को एज ए कोलैटरल गिरवी रख के पैसे ले सकते हैं, जिसको हम लोन बोलते हैं। ओके, सो इसमें कोई बुराई नहीं, इमरजेंसी सिचुएशन है और अगर वो एसेट आपके पास है तो वाई नॉट, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। उस समय के कैश फ्लो को आप जो है उसको फिर से आप सुचारू रूप से चलाइए। और ध्यान रखिए, अमित ने बहुत ही क्लियरली कहा कि अगर कैश की दिक्कत है, आपको चाहिए और आप छोटे समय के लिए वो लोन लेना चाहते हैं, यानी आप किसी को वो सामान देंगे फिर उसे आप वापस लेंगे। अमित, देश में बहुत सारे अब जो है लोग गोल्ड लोन दे रहे हैं, जिसमें बैंक और एनबीएफसी दोनों में तो एक तरह से कंपटीशन ही चल रहा है। बैंक अभी बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं एनबीएफसी के मुकाबले, और एनबीएफसी जो है अपने आप को कोर गोल्ड लोन प्रोवाइडर्स कहती हैं। इन दोनों के बीच के इस कंपटीशन में एक कंज्यूमर क्या करे? जब मैं आपके सामने ये रखूं कि आके पूछूं कि अब मुझे गोल्ड लोन लेना अपनी ज्वेलरी के अगेंस्ट, मैं बैंक के पास जाऊं या एनबीएफसी, आप क्या सलाह देंगे? देखिए, जो भी आपको अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री करके आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, हमें बस उसके पास जाना है। वो कोई भी हो सकता है, वो एक कमर्शियल बैंक हो सकता है, वो एक एनबीएफसी हो सकता है, वो आपका एक रिश्तेदार भी हो सकता है, जिसको आप भरोसा कर सकते हैं, आप जिसको समझते हैं कि आपकी कीमती चीज को वो अच्छे से संभाल के रखेगा और जब आपकी फुलफिलमेंट रिक्वायरमेंट फुलफिलमेंट हो जाएगी, वो आपको उसी कंडीशन में वापस लौटा देगा। और एक चीज हमको ये ध्यान रखनी है कि गोल्ड और प्रॉपर्टी मोस्टली अप्रिशिएटिंग एसेट्स हैं। विद टाइम इनकी वैल्यू बढ़ती है, तो इन पे लोन देने वालों में कंपटीशन ज्यादा होता है, क्योंकि इनको पता है कि कल को बोरोवर अगर पैसे ना चुका पाया तो जो एसेट जिसके बदले में इन्होंने लोन दिया है वो विद टाइम वैल्यूएशन में बढ़ जाएगा, तो उनको मुनाफा हो जाएगा अगर बोरोवर डिफॉल्ट करेगा। डिप्रिशिएटिंग एसेट में जो लेंडर होता है उसको कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। हो सकता है उसकी वैल्यू इतनी गिर जाए कि जो बकाया है जो उनको रिकवर करना है उससे भी काफी कम हो जाए। तो अप्रिशिएटिंग एसेट पे लोन देने वालों का ऑफर अट्रैक्टिव होता है, कॉम्पिटिटिव। राइट, दैट्स वाई आई गेस आजकल बैंक्स भी जो हैं इसको बहुत एडवर्टाइज कर रहे हैं। दोनों के, जब बैंक और एनबीएफसी के मैं इंटरेस्ट रेट्स देख रही थी ना, तो बैंक्स जो हैं एनबीएफसी के मुकाबले कम ब्याज पर जो है ये आपको लोन दे रहे हैं। तो क्या ये ब्याज का एक
बड़ा फैक्टर हो सकता है जो मुझे डिसाइड करने में मदद करे? ब्याज में कंपेयर करूं दोनों के टर्म्स एंड कंडीशन में और पेनल्टीज कंपेयर करूं? बिल्कुल। आपको रुपी टर्म्स में कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा किफायती लग रहा है, कौन सा सस्ता है, कौन सा भरोसेमंद है, कौन सा आपको एग्जिट इजी देता है। अगर लोअर इंटरेस्ट रेट है तो आपको एग्जिट क्लॉज भी समझना है प्रियंका, कि कल को अगर मेरे पास पैसे अरेंज हो जाएं और मैं अपने लोन को शेड्यूल्ड पीरियड से पहले प्रीपे करके निकल जाऊं, तो क्या मेरे को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे? क्या जो लेंडर है उसको मुझसे ज्यादा पीरियड की ईएमआई चाहिए, या वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, हम जब चाहें अपना पैसा देके अपना अपना सामान छुड़ा सकते हैं? तो आपको एग्जिट क्लॉज भी देखना है, आपको इंटरेस्ट रेट भी देखना है, आपको ईएमआई पे करने का फ्रीक्वेंसी भी समझना है, और आपको ये भी समझना है कि क्या ये फिक्स्ड रेट है या फ्लोटिंग रेट है। क्योंकि विद राइजिंग इंटरेस्ट रेट ये जो कॉस्ट आपको जो आज X% ऑन पेपर है, हो सकता है वो आपके लिए एक अट्रैक्टिव ऑफर हो आज के लिए, और जब एक साल में वापस इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए और ये फ्लोटिंग रेट पे हो, तो वो आपको इंक्रीज में कुछ ज्यादा ही इंक्रीज कर दें, क्योंकि उनको शुरू में कस्टमर को लेना था और अब कस्टमर से पैसे भी कमाने हैं, तो शायद इंटरेस्ट रेट वो आपके नॉर्मल मार्केट स्टैंडर्ड से ज्यादा बढ़ाए। तो आपको ये चीजें समझनी है कि इंटरेस्ट रेट चेंज पे मुझे क्या इम्पैक्ट होगा, अगर मैं जल्दी एग्जिट करना चाहूँ तो मुझे कॉस्ट का क्या इम्पैक्ट होगा, और आज की डेट में जब मैं पेपर साइन कर रहा हूँ तो मेरा ईएमआई का फ्रीक्वेंसी क्या है और आज का कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट क्या है। अमित, आपने कहा कि गोल्ड एक अप्रिशिएटिंग एसेट है, इसलिए लोगों में होड़ लगी हुई है कि आप मुझसे गोल्ड लोन लीजिए। लेकिन अप्रिशिएटिंग एसेट है, इसीलिए इसकी जो कीमतें हैं ना, इसमें हम चेंजेस देखते हैं। आज जो सोने का भाव है, अगर 3 साल के लिए लोन लिया है तो कल वो नहीं होगा, बढ़त भी होती है, गिरावट भी होती है। तो इससे एक कर्जदार पर क्या असर पड़ता है? उसकी लोन की वैल्यू पर कुछ असर पड़ेगा, या फिर जिसमें आपने शुरुआत में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, आपने जो डील की है वही पूरे समय जो है उसी को जो है सम्मान दिया जाएगा? देखिए, आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट किया है। जब भी आप किसी एसेट के अगेंस्ट लोन लेते हैं, उस एसेट की मार्केट वैल्यू में कितनी वॉलेटिलिटी है, वही उसको लोन अगेंस्ट एसेट के रेशियो को डिटरमिन करता है। आप डेट फंड्स के अगेंस्ट भी लोन ले सकते हैं, आप इक्विटी फंड के अगेंस्ट भी लोन ले सकते हैं, आप गोल्ड के अगेंस्ट भी लोन ले सकते हैं, आप इंश्योरेंस पॉलिसीज के अगेंस्ट भी लोन ले सकते हैं। तो जब आपको वो लोन सैंक्शन करते हैं तो वो ये देखते हैं कि इक्विटी फंड है, इक्विटी फंड में कौन सी कैटेगरी के फंड है, तो उसमें कितनी वॉलेटिलिटी है। तो वो बिल्कुल कंजर्वेटिव फिगर कि अगर मार्केट क्रैश हो जाए तो हम इतना बॉटम इसको हिट हो सकता है, तो इससे ज्यादा लोन नहीं लेना। ओके। गोल्ड की वॉलेटिलिटी देखते हैं, डेट फंड की वॉलेटिलिटी देखते हैं। तो आप कभी भी जो आपके एसेट की मार्केट वैल्यू है, आपको 100% उस पर लोन नहीं मिलता, आपको हमेशा 80%, 60%, 50%, 70% की वैल्यू पे लोन मिलता है, क्योंकि वो ये एंटिसिपेट करते हैं कि अगर ये एसेट क्रैश करेगा तो ये कितना नीचे जा सकता है, और हमें उससे ज्यादा अमाउंट की डिसबर्समेंट नहीं चाहिए है, क्योंकि अगर कल को बोरोवर डिफॉल्ट करता है और हमको ये एसेट बेचना पड़े तो हम उस वक्त अपना नुकसान नहीं उठाएंगे। तो ओके, वॉलेटिलिटी ऑफ द एसेट विल डिटरमिन कितना अमाउंट सैंक्शन किया जा सकता है। दैट्स व्हाई एलटीवी, लोन टू वैल्यू रेशियो, बिकम्स रियली Yes. इम्पोर्टेंट, और आरबीआई इससे जो है वो रेगुलेट करता है। अच्छा, अब मान लीजिए मेरे ज्वेलरी की कीमत एक्स अमाउंट है, और जब लोन टू वैल्यू डिसाइड होता है कि एक पर्टिकुलर लोन अमाउंट अप्रूव होता है और मुझे उतने पैसों की ज़रूरत नहीं है, शायद अगर बोला जा रहा है कि मुझे 80,000 का लोन मिल सकता है और मुझे अभी शायद ज़रूरत केवल 40-50 हज़ार रुपए की, यानी जो अमाउंट मुझे मिल सकता है और मुझे जो चाहिए उसमें डिफरेंस है, तो क्या करना चाहिए? क्या मुझे जितना ज़रूरत है उतना लेना चाहिए, या जितना अप्रूव हो रहा है उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है मैं तब भी लूँ? आप क्या सजेस्ट करते हैं? बहुत सिंपल गणित है। आप पैसे को बोरो करेंगे तो उसकी कॉस्ट इनकर करेंगे। तो आपकी जो जरूरत है आप उतना लीजिए, सैंक्शन लेटर आप ज्यादा अमाउंट का लेके रख लीजिए, लेकिन जो आपकी जरूरत है आप उतनी डिसबर्समेंट कराइए, क्योंकि बोरोड मनी पे आप इंटरेस्ट देंगे। आपकी जरूरत 20,000 की है और अगर आप 80,000 बोरो करेंगे तो आप 80,000 पे ब्याज देंगे। 60,000 सरप्लस आपके बैंक में पड़ा होगा जो उस रेट पे इंटरेस्ट अर्न नहीं कर पाएगा जिस रेट पे आप उसकी कॉस्ट दे रहे हैं। तो अगर आप मैथमेटिक्स लगाएं,
क्योंकि लोन का इंटरेस्ट हमेशा एफडी के इंटरेस्ट से ज्यादा होता है, तो वो बोरोइंग कॉस्ट हमेशा सेविंग और इन्वेस्टिंग कॉस्ट से ज्यादा होती है, तो आपको नेट नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। तो मेरा रिकमेंडेशन हमेशा अपने क्लाइंट्स को ये होता है कि जितनी जरूरत है सिर्फ उतना लीजिए, सैंक्शन आप ज्यादा अमाउंट का करके रख लीजिए ताकि फ्यूचर में आपको और जरूरत हो तो आपको दोबारा पेपर वर्क ना करना पड़े, और फिर आप ओके। एडिशनल डिसबर्समेंट लीजिए। तब तक उस कॉस्ट को इनकर मत कीजिए, क्योंकि आप उस रखे हुए पैसे पे उतना कमा नहीं पाएंगे जितना आप उस पर देंगे एज अ इंटरेस्ट। अमित, गोल्ड जो है एक सिक्योर्ड लोन है और पर्सनल लोन भी एक लोन है जो आपके पैसों की ज़रूरतों को पूरा कर देता है। तो जब मैं आपसे पूछूं कि पर्सनल लोन के मुकाबले क्या गोल्ड लोन को आप बेहतर ऑप्शन मानेंगे? कोई भी ऐसा लोन जिसके अगेंस्ट आप कोलैटरल दे रहे हैं वो हमेशा आपको सस्ता पड़ेगा, हमेशा उसका इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा, क्योंकि लेंडर को एक ऐसा कोलैटरल मिल गया है कि अगर बोरोअर डिफॉल्ट करेगा तो वो उस कोलैटरल को बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेगा। तो हमेशा लोन अगेंस्ट जो कोलैटरल होता है वो सस्ता मिलेगा, जो पर्सनल लोन होता है वो अनसिक्योर लोन है तो वो महंगा मिलेगा, और उसमें थोड़े से क्लॉजेस भी टाइट होते हैं। उनको लगता है कि अगर ये डिफॉल्ट करेगा, क्योंकि जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन होता है या जो लेंडर होता है वो हमेशा डिफॉल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा उसको लगता है कि ये महंगा देना चाहिए, क्योंकि इसमें रिकवरी में चैलेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि इसमें पेमेंट साइकिल में चैलेंजेस आ सकते हैं। तो मैं हमेशा कोलैटरल वाला लोन रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि वो सस्ता होता है, और अगर आपकी उस कोलैटरल में अटैचमेंट होती है या आपको लगता है कि नहीं हमें से वापस लेना चाहिए, तो एक मोटिवेशन भी बनी रहती है कि जल्दी से लोन उतार के अपना कोलैटरल फ्री कर। तो वो आ, एक अच्छा लोन होता है, लेकिन पर्सनल लोन में थोड़ा महंगा होता है और थोड़े से प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। राइट, सो पर्सनल लोन से दूरी ही अच्छी रहेगी एक तरह से। अगर गोल्ड है तो उसको आप इस्तेमाल कीजिए। लेकिन ये बताइए अमित कि फाइनल क्वेश्चन ये कि गोल्ड किस तरीके से खरीदने की आप सलाह देते हैं? सिक्कों के तौर पर, ज्वेलरी के तौर पर, क्योंकि ये जो सिक्के और ज्वेलरी हैं हम उसे ही इस्तेमाल कर पाएंगे लोन के लेने के लिए। अगर हम एक फिनेंशियल एसेट के तौर पर सोने को खरीदते हैं, आजकल कई ऑप्शन हैं, तो क्या वो मुझे लोन दिलवाएगा? नहीं दिलवाएगा शायद। गुड क्वेश्चन। कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आप इन्वेस्टमेंट मानते हैं, आप उसको इन्वेस्टमेंट मानने की डेफिनेशन ऐसे सोचिए कि कल मुझे अगर जरूरत पड़े तो मैं इसको बेच सकूं, वही मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का काम होता है मेरे लिए काम करना, मेरे लिए पोर्टफोलियो में प्रोटेक्शन लाना, या मेरे लिए पोर्टफोलियो में एक्स्ट्रा रिटर्न्स क्रिएट करना। तो कोई भी गोल्ड का फॉर्म जिसको आप इन्वेस्टमेंट के लेंस से देख सकते हैं, तो आप वो नॉन ज्वेलरी तरीके से खरीदिए, जैसे एसजीबी हुआ या गोल्ड ईटीएफ हुआ। लेकिन अगर आपको गोल्ड इसलिए खरीदना है कि वो मेरा एक पर्सनल एसेट है, सेल्फ यूज एसेट है, उसको पहन के या उसको बता के या दिखा के मेरे को एक अच्छा सेल्फ वर्थ फील होता है कि मैं कहीं बिलोंग करती हूँ या करता हूँ, तो वो एक इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, वो पर्सनल यूज एसेट हुआ। तो उसको आप बेच नहीं पाएंगे। तो अगर आपकी नीड एक पर्सनल एसेट की है तो आप ज्वेलरी खरीदिए। कॉइन या बार एक दूसरा ऑप्शन है, पर उसमें इतना ऑर्नामेंटल वैल्यू नहीं है, लेकिन गोल्ड का वैल्यू है। लेकिन अगर आपकी पर्सनल नीड नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, क्योंकि गोल्ड का रोल पोर्टफोलियो में बहुत अहम होता है। वो जब ग्लोबल क्राइसिस होता है, करेंसी क्राइसिस होता है, ट्रेडिंग क्राइसिस होता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो गोल्ड अप्रिशिएट करता है। जब भी कंफ्यूजन होता है इंटरनेशनल मार्केट्स में तो गोल्ड अप्रिशिएट करता है। तो उसका काम पोर्टफोलियो को हेज करना होता है, वॉलेटिलिटी को शॉक एब्जॉर्ब करने का होता है। तो अगर उस एंगल से खरीदिए तो एसजीबी खरीदिए, मतलब फाइनेंशियल एसेट फॉर्म में गोल्ड खरीदिए। लेकिन पर्सनल यूज और ऑर्नामेंटल वैल्यू के लिए खरीदना है तो ज्वेलरी। लेकिन जब हम फाइनेंशियल एसेट के तौर पर या तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड चुनते हैं या गोल्ड ईटीएफ चुनते हैं, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स भी हैं बाजार में, इन पर लोन मिलता है क्या? देखिए, आपको किसी भी फाइनेंशियल एसेट पे लोन मिल सकता है। ओके। आजकल सोसाइटी में इतने ऑप्शंस हो गए हैं आपके लिए मार्केट्स में कि अगर आपके पास कोलैटरल है देने के लिए तो आपको लोन मिलता है। अगर गाड़ी पे लोन मिल सकता है तो गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड वाले फाइनेंशियल एसेट्स पे भी मिल सकता है। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस।